हेलो एवरीवन। जो आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये चैप्टर नंबर 3 है। जैसे हमारा स्टेट बोर्ड के सिलेबस में जो पार्ट नंबर 1 है, पार्ट नंबर 1 में अगर हम लोग देखने के लिए जाएंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसका डायरेक्टली रिलेशन हम लोगों ने जो 11 में कुछ चैप्टर्स किए थे, ट्रिग्नोमेट्री 1 और ट्रिग्नोमेट्री 2, जिसमें कि आपको अगर याद रहेगा फैक्टराइजेशन, डिफैक्टराइजेशन, ये सब बाद में कंपाउंड एंगल्स, ठीक है, बाद में 2 थीटा 3 थीटा, ये सब फॉर्मूलेज हम लोगों ने देखे थे। सो बेसिक 10th का ट्रिग्नोमेट्री पकड़ के हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री 1 और 2 हम लोगों ने किया था 11 में, और अभी हम लोग करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कंप्लीट हो जाता है तो हमारा ये एक पार्ट कवर कर देता है कैलकुलस का। ठीक है, मतलब एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ साथ ट्रिग्नोमेट्री वाला एक जो पार्ट है वो हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है, जो कि एक कैलकुलस का भी पार्ट है। जैसे कैलकुलस में हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री आता है, डिफरेंशिएशन आता है, इंटीग्रेशन आता है, तो ये इसी की एक शुरुआत है कि ये एक पार्ट कवर करेगा। ठीक है, जेडब्ल्यू में भी अगर हम लोग देखने के लिए जाएंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में से बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिए हुए रहते हैं, जैसे कि इन्वर्स के फॉर्मूलाज है। यहाँ पे हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन सब हम लोग देखेंगे। साइन रूल, कोसाइन रूल क्या होता है, प्रोजेक्शन रूल क्या होता है, उसके यूज क्या है, एप्लीकेशंस क्या है, ये सब हम लोग को देखना है। सो बेसिकली स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते टाइम ना, जैसे कि कुछ बेसिक फॉर्मूलाज आपको पहले से पता है ऐसे मुझे कंसिडर करना है, बिकॉज ये हमारा हो चुका है 11th स्टैंडर्ड में। जैसे कि जो हम लोगों ने देखा था C10 में, जैसे कि अच्छे बुरे का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से हम लोग जैसे कि पाई माइनस करते, पाई प्लस करते, पाई बाय 2 माइनस करते, पाई बाय 2 प्लस करते, तो हम लोग जिस तरीके से हम लोग उसको याद किया था, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे याद रहेगी या फिर याद है, ऐसा मैं कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, सो प्लीज़ अगर नहीं है तो पहले उसको बाकी के वीडियोस में देख के या फिर अपने नोटबुक्स वगैरह चेक करके उसको रिवाइज कर लो, जैसे कि आपके लिए वो ज़्यादा बेटर रहेगा, जैसे ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा, ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा फिर लेक्चर में। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो टॉपिक दिया गया है, जैसे मैंने बोला टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है, तो हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करें वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चैप्टर है। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली पता है, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, ये सब आने वाला है, पर उसके साथ साथ कुछ इनवर्स फंक्शंस आएंगे और क्या क्या हम लोग करने वाले हैं पहले ये देख लेते हैं। सो लेट्स स्टडी में देख लेते हैं कि पहले हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस और उसके सॉल्यूशंस होते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स और उसके साथ डेफिनेशंस करा के पहले मैं चैप्टर स्टार्ट करूँगा, फिर आगे मैं जैसे जैसे आपको एक्सरसाइज वाइज लेके जाऊँगा। ठीक है, सो पहले हम लोग जो करेंगे तो ये हम लोग 3.1 में उसी तरीके से हम लोग देखने वाले कि 3.1 जो हमारा एक्सरसाइज आ रहा है तो उसमें हम लोग को देखना है ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, जनरल सॉल्यूशंस। सो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस में कौन से टाइप के सॉल्यूशंस वगैरह होते हैं वो हम लोग को सब लोग को देखना है। ठीक है, देन हम लोग 3.2 में मूव ऑन करेंगे। 3.2 में हम लोग को सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल्स में सबसे पहले पोलर कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम लोग को मिलेगा जैसे कि जो आपका सर्कुलर कोऑर्डिनेट्स और पोलर कोऑर्डिनेट्स में जैसे हम लोग को दिखने के लिए मिलेगा, जैसे कि रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम क्या होती है और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होती है। ठीक है, कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर या फिर कार्टेशियन हम लोग एक्स और वाई यूज़ करते हैं, और पोलर वाले में हम लोग आर और थीटा यूज़ करते हैं, वो सब हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, देन हम लोग इसके बाद जाएंगे, इसके बाद रिलेशन करेंगे कि रिलेशन उसमें किस तरीके से रहेगा। बाद में हम लोग ना जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल की सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, तो ट्रायंगल को सॉल्व करने के लिए कौन से रूल अप्लाई होने वाले हैं, तो उसमें साइन रूल आएगा, साइन, कोसाइन और प्रोजेक्शन, ये तीनों रूल्स के हम लोग को मतलब प्रॉपरली प्रूफ भी देखना है, बिकॉज प्रूफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक प्रूफ आपको फाइनल का जो एग्जाम रहेगा, ठीक है, सेमेस्टर एग्जाम्स एज वेल एज आपका जो फाइनल्स होता है ना बोर्ड्स का, उसमें आपको एक रूल आपको मिलता ही है। ठीक है, प्रोजेक्शन रूल वगैरह के आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वो हम लोग देखेंगे आगे। ठीक है, उसके बाद ना इसके एप्लीकेशंस कहाँ पे करना है, कहाँ पे यूज़ होने वाला है, किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये सब मतलब ये हम लोग एप्लीकेशंस में पढ़ेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला पार्ट दिया गया, नेक्स्ट वाला पार्ट हम लोग को दिया गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। ठीक है, सो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में देखते हैं हम लोग को देखना है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में क्या क्या हमारा कवर हो रहा है। ठीक है, सो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में क्या क्या कवर हो रहा है, तो आपके प्रॉपर्टीज आएंगे, प्रिंसिपल वैल्यूज आएंगे, और उसके साथ साथ कुछ आपके फॉर्मूलेज मिलेंगे। वो फॉर्मूलेज अप्लाई करके इसमें भी tan इनवर्स x और tan इनवर्स x y वाले जो फॉर्मूले हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा हर साल वो आते ही है। ठीक है, सो उस पर भी हम लोग फोकस करेंगे और वो हम लोग को इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, जो पहला कॉन्सेप्ट जो आ रहा है आज के इसमें, पहला कॉन्सेप्ट हमारा आ रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ओके, सो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस मतलब क्या है। ठीक है, बेसिकली ना कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से ध्यान देना, अच्छे से समझ लेना। अगर कॉन्सेप्ट्स आपके पूरे क्लियर होते हैं तो आपको जीवन जेई का एग्जाम्पल हो रहने दो, या फिर आपका सीईटी का एग्जाम्पल होने दो, या फिर आप बोर्ड्स का एग्जाम्पल ले लें दो, उसमें कैसा रहेगा, ये जो भी मैं अभी बताने जा रहा हूँ तो इसका जो भी अभी थ्योरी पहले डिस्कस होगा 10 से 15 मिनट तक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आपको अगर समझ गया कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशंस में डिफरेंस क्या है और ये कहाँ पे काम आता है, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। प्रॉब्लम्स देखने के बाद और ज़्यादा क्लियर आइडिया आ जाएगा, बट अभी थोड़ा सा देख लोगे तो बहुत
मतलब एक थोड़ा टेक्निकली कॉन्सेप्शनली भी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक है। सो पहला जो दिया गया ना ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड देयर सॉल्यूशंस, सो पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये क्या बोलता है, इसने डिफाइन ऐसे किया है कि जो इक्वेशन होते हैं, इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इज कॉल्ड एज अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। मतलब कोई भी ऐसा इक्वेशन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लेके चलता है उसको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोला जाता है। जैसे कि हम लोग जैसे बोलते हैं कि साइन थीटा का वैल्यू 1/2 दिया हुआ है, ठीक है। अभी ये हम लोग को पता है कि 1/2 कहाँ से आया, तो साइन 30 मतलब 1/2 होता है। तो कोई भी ऐसी चीज पकड़ लो कि जहाँ पे कोई एक इक्वेशन दिया हुआ है या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पकड़ के चल रहा है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कोई भी एक फंक्शन पकड़ के कोई भी एक चीज चल रही है ना, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो पहला वाला जो दिया गया है, तो पहला हमारा एग्जांपल दिया है साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2, टैन थीटा इक्वल्स टू 2, और ये जैसे एग्जांपल्स दिए हुए, तो ये सब एग्जांपल आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। ये सब एग्जांपल्स को कंसीडर करके ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस फॉर्म किया गया। तो एकदम सिंपल समझ लो कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस वही होता है जिसमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज होता है, ठीक है। तो जब भी दिया जाएगा तब आपको वो देना है, जैसे कि साइन थीटा इक्वल्स टू 0, इट इज आल्सो एन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ओके, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट अभी उसने कुछ डिफाइन किया हुआ है। नेक्स्ट डिफाइन में ऐसा किया हुआ है उसने, वो बोलता है कि सॉल्यूशन क्या होता है। जैसे कि पहले बोला कि इसमें सॉल्यूशन, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होगा और उसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मतलब इसका इक्वेशन क्या होता है, अ वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, ठीक है। अ वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल इन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वी सैटिस्फाई द इक्वेशन इज कॉल्ड एज अ ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन। मतलब अभी जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल बता देता हूं, जैसे कि आपने बोला कि सर साइन थीटा का वैल्यू है 1/2, राइट। मैं मानता हूँ साइन थीटा का वैल्यू, सॉरी आपको इक्वेशन दिया हुआ है साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2, बट जैसे हम लोग को पता है कि साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2 साइन के टेबल में कब आता है, साइन 30 पे। देयरफॉर वी विल राइट साइन थीटा इक्वल्स टू साइन 30, ओके। बोथ साइड वी कट साइन, देन थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। सो इट इज अ सॉल्यूशन, ओके। सो ये आपका सॉल्यूशन हो गया इक्वेशन का। मतलब जब भी आपको ना कुछ वैल्यू दिया करेगा, साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2, कॉस थीटा इक्वल्स टू √3/2, कोई भी दिया हुआ और बोला जाएगा कि उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करो। सॉल्यूशन मतलब उसका वैल्यू एग्जैक्टली निकालो, तो वो रहता है आपका सॉल्यूशन ऑफ दैट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। क्लियर है, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा धीरे धीरे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देने के बाद ना अभी यहाँ पे मैंने क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल है। जैसे अभी मैंने आपको एक ओरली बताया ना, वैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में क्या दिया गया कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होता है ना, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का ना, जैसे कि यहाँ पे जो मैंने आपको बोला, जैसे कि फॉर एग्जांपल थीटा इक्वल्स टू π/6 सैटिस्फाई द इक्वेशन। कैसे सैटिस्फाइड कर रहा है, तो देखो ना, जैसे मैंने अभी आपको ओरली बता दिया, जैसे कि हम लोग को ये प्रॉब्लम दिया गया है कि साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2 होना चाहिए, सही है। ये साइन थीटा का वैल्यू 1/2 होना चाहिए, बट अगर सपोज मैं यहाँ पे जो दिया है ना आपको ये 1/2, तो मैं अगर यहाँ पे अगर मैं ऐसा लिख दूँ कि इक्वल्स टू जो 1/2 है, 1/2 मतलब क्या होता है, 1/2 होता है मेरा साइन 30, सबको पता है। तो ये 1/2 हो गया साइन 30, और ये साइड में मेरा, तो सॉरी यहाँ पे मुझे साइन 30 मिलता है, क्लियर है ये, और ये साइड में मुझे साइन थीटा मिलता है, ठीक है। तभी मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड का मैं साइन साइन अगर कट कर रहा हूँ, तो दोनों साइड में साइन साइन अगर मैं कट कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखो अभी यहाँ पे जैसे मैंने ये हो गया, दोनों साइड का अगर मैंने साइन साइन कट कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा, थीटा का वैल्यू 30 मतलब क्या होता है π/6। देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू π/6 सैटिस्फाई द इक्वेशन। इतना सिंपल है। मतलब वो क्या बोलता है कि थीटा का वैल्यू तभी सेटिस्फाइड होगा जब मैं π/6 पुट करूंगा, ठीक है। सही है। तो सेम मतलब जैसे कि हम लोग को ना ये इसका क्या मिल गया, ट्रिग्नोमेट्री का सॉल्यूशन मिल गया। समझ में आ रहा है जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन मतलब साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2, और ट्रिग्नोमेट्री सॉल्यूशन मतलब क्या रहता है, थीटा इक्वल्स टू π/6। क्लियर है सबको, ठीक है। ये होने के बाद अभी जैसे कि आगे दिया है, जैसे कि कोई भी चीज़ का ना हम लोग ये नहीं बोल सकते कि उसका मतलब एक ही वैल्यू उसका सॉल्यूशन देता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि सपोज मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं, तो जैसे कि जैसे हम लोग साइन का पकड़ लो, जैसे कि साइन का अगर आप पकड़ते हो तो साइन केस में कैसा होता है कि ना साइन जो आपका थीटा है, ठीक है, साइन थीटा है, तो जीरो पे भी आपको सेम वैल्यू देता है, एज वेल एज आपको जीरो पे आपको वही वैल्यू देगा, एज वेल एज आपको कैसा करेगा वो, उसके साथ साथ इवन ये जीरो के साथ आपको सेम वैल्यू देने वाला है, इवन आपको वो 180 के ऊपर सेम वैल्यू देने वाला है, फिर आपको 360 के ऊपर सेम वैल्यू देने वाला है। मतलब साइन जीरो जो वैल्यू है ना, साइन का जो वैल्यू जीरो है, ये जीरो डिग्री पे भी है, 180 डिग्री पे भी है, 360 डिग्री पे भी है, हम लोग सबको पता है, ठीक है। तो अभी ऐसे केस में मतलब हम लोग, मुझे क्या बोलना है, मुझे ये सब बोलना है कि एक पीरियड के बाद ना वो चीज़ रिपीट होने वाली है। जैसे कि ये देखो, ये जैसे मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, तो ना ये 0 डिग्री पे भी उसका सेम वैल्यू है, 180 डिग्री पे भी उसका सेम वैल्यू है, ये 360 पे भी उसका सेम वैल्यू है, और एज वेल एज 540 पे भी उसका सेम वैल्यू है। अगर ऐसा सब हो रहा है तो मुझे बताओ कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो एक एक पीरियड के बाद अगर वो वैल्यू रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो मतलब क्या रहेगा, एक चीज़ के मल्टीपल सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। सेम ये बंदा भी ऐसे ही बोलता है कि इट हैज़ मोर देन वन सॉल्यूशन, मतलब ये वन से ज़्यादा हो सकते हैं। सेम अभी यहाँ पे जैसे कि कॉस का वैल्यू पकड़ लो, तो कॉस का वैल्यू जो 1/√2 है ना, तो कॉस का वैल्यू 1/√2 ना
यहाँ पे जैसे कि आपने पुट कर दो ना, तो यहाँ पे पाई/4 पे भी 1/√2 है, जैसे कि cos थीटा इक्वल्स टू 1/√2, तो 1/√2 की जगह पे cos 45 लिख दो, cos पाई/4 लिख दो, cos कट हो गया तो थीटा का वैल्यू पाई/4 हो गया। तो यहाँ पे मतलब पाई/4 पे भी वो उतना ही है और 7 पाई/4 पे भी उतना ही है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने जा रहा हूँ? मतलब कि जो मैं दोनों टर्म्स के लिए, जब भी मैं दोनों वैल्यूज बोल रहा हूँ, दोनों भी वैल्यूज अपने अपने जगह पे सही है। जैसे कि यहाँ पे 0 भी सही है, 180 भी सही है, 360 भी सही है, 540 भी सही है, सेम ये दोनों वैल्यू अपने जगह पे सही है। तो मतलब सॉल्यूशन कभी भी जब निकालते हैं ना, तो सॉल्यूशन निकालते टाइम एक से ज़्यादा सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। समझा ना? जैसे कि आप भी सही हो, मैं भी सही हो, जैसे कि आपका वैल्यू भी सही आया, मेरा भी वैल्यू सही हो सकता है ऐसा, ठीक है? तो ये सब हम लोग देखने वाले। सो आगे अभी एग्जांपल्स में आएगा ये, ठीक है? नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ है, नेक्स्ट पार्ट अभी ऐसा दिया हुआ है कि नेक्स्ट पार्ट में हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे जो मुझे नेक्स्ट दिया हुआ है, जैसे मुझे नेक्स्ट दिया है प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, ठीक है? अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो दिया है ना, प्रिंसिपल सॉल्यूशन एक्चुअली क्या होता है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब ना एक ऐसी चीज़ होती है कि ना उसका सॉल्यूशन ना एक इसमें दिया हुआ रहेगा, जैसे कि आपको एक रेंज दिया हुआ है, तो रेंज के अंदर ना वो होना चाहिए। जैसे कि अभी हम लोग देखते हैं कि जैसे कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, तो सर्कुलर ऑब्जेक्ट कैसा रहेगा? सर्कुलर ऑब्जेक्ट 0 डिग्री से स्टार्ट होगा, 360 पे खत्म हो जाएगा। अगर आपने बोला कि नहीं सर मेरा तो 390 है, तो 390 भी रहेगा ना, तो 360 को क्रॉस करके 30 ऊपर आने वाला है, उससे ज़्यादा तो कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है? तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब एक ऐसी चीज़ कि जहाँ पे क्या होता है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन में हम लोग को हमेशा ना वो जो सॉल्यूशन है ना, वो सॉल्यूशन हमारा क्या रहेगा कि एक अल्फा करके एक वैल्यू है, फिर एक ऐसा सॉल्यूशन रहेगा कि जो क्या रहेगा, एक विद इन लिमिट रहेगा। मतलब जैसे कि आपने कोई भी एक टर्म पकड़ लिया, अभी आपका जो भी वैल्यू है, आपका जो भी वैल्यू आएगा ना, तो ये वैल्यू क्या होना चाहिए बताएगा? ये मेरे लिमिट के अंदर होना चाहिए। जैसे कि ये दिया ना मैंने, तो ये मैं 0 बोलता हूँ और ये मैं यहाँ पे 2 पाई बोलता हूँ, तो आपका जो भी वैल्यू आए ना, वैल्यू कुछ भी है, जो भी आपका वैल्यू है ना, ये मेरा 0 और 2 पाई के बीच में, मतलब इसके बीच में इधर कोई भी रीजन में अगर आप ला के रखो ना, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो, अ सॉल्यूशन अल्फा ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन इज कॉल्ड एज अ प्रिंसिपल सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ, ये जो दिया ना 0 और 2 पाई के बीच में, तो जो मेरा अल्फा का वैल्यू ना, अल्फा का वैल्यू हमेशा 0 और 2 पाई के बीच में होना चाहिए। तो मतलब अल्फा जो मेरा रहेगा ना, अल्फा मेरा 0 और 2 पाई के बीच में अगर लाई कर रहा है, तो मैं इसको बोलूँगा कि ये मेरा क्या है, तो ये मेरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। मतलब हमेशा याद रखो, जो भी वैल्यू निकालोगे ना, ये 0 से बड़ा होना चाहिए बट 2 पाई से छोटा होना चाहिए। कभी भी निगेटिव में वैल्यू आना नहीं चाहिए, एज वेल एज 2 पाई को भी एक्सटेंड नहीं करना चाहिए, ठीक है? सो ये दिया हुआ है। तो अभी यहाँ पे क्या बोला गया बताएगा, जो एक एग्जाम्पल दिया है, तो एग्जाम्पल क्या बोलता है, π/6 एंड 5/6 आर प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन ऑफ sin थीटा इक्वल्स टू 1/2, ठीक है? तो अभी जैसे कि इसको सॉल्व करो, जैसे कि sin थीटा का वैल्यू 1/2 है, साइन के टेबल में 1/2 कब आता है? sin 30 के ऊपर आता है। तो sin थीटा का वैल्यू 1/2 कब आता है? sin 30 के ऊपर आता है। तो sin 30 भी आपका वही रहेगा, 5/6 भी आपका, 5/6 को भी अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका वैल्यू 1/2 आने वाला है। मतलब यहाँ पे ये दोनों सॉल्यूशंस आ गए, तो ये दोनों भी सॉल्यूशंस क्या रहेंगे? ये आपके क्या करेंगे? ये आपके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस होंगे। तो अभी आप बोलोगे सर आपने तो थोड़ी देर पहले बोला ट्रिग्नोमेट्री सॉल्यूशन है, आप अभी बोलते हो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। दोनों दोस्तों में डिफरेंस क्या बताएगा? ये आपका ये आपका इवन ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल सॉल्यूशन भी है, बट जब इसका रेंज 0 और 2 पाई के बीच में है ना, जब इसका रेंज 0 टू 2 पाई के बीच में आ रहा है, तब ये आपका क्या हो रहा है? तो ये आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो रहा है। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? तो जब ना ये सिर्फ दोनों के बीच में रीजन में आ रहा है, तो ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। लेकिन अगर ये सिर्फ जनरली कुछ भी वैल्यू दे रहा है ना, तो ये हमारा क्या है? तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल सॉल्यूशन है। क्लियर है ये? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने के बाद वेट, ये थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है, ओके, आगे नेक्स्ट पार्ट में जो हम लोग को दिया हुआ, नेक्स्ट वाला भी इसका ना सॉल्व एग्जांपल दिया है आपको थोड़ा सा समझने के लिए। तो एक सॉल्व एग्जांपल में ऐसा दिया गया कि मुझे ना प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है 1/√2 का। ठीक है, थोड़ा अच्छे से समझ लो, 1/√2 का मुझे प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है। अभी 1/√2 का जब मैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल रहा हूँ, तो क्या हो रहा है पता है क्या? तो साइन के जो 1/√2 है, तो साइन के टेबल में 1/√2 कब आ रहा है? तो साइन के टेबल में 1/√2 आ रहा है sin 45 है, तो यहाँ पे दिया गया है sin 45। ठीक है, तो sin 45 मतलब देखो ना, यहाँ पे ये जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मेरा 1/√2 मेरा यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है। और जो sin थीटा का वैल्यू है ना, तो sin थीटा मतलब क्या हो रहा है, 1/2 क्या होता है? तो साइन इसके टेबल में कब होता है? जब sin 45 होता है ना, तो sin π/4 हमेशा 1/√2 होता है। तो मैंने लिख दिया sin π/4 1/√2 होता है, बराबर। तो अभी सपोज मैं दोनों साइड को अगर सामने सामने रखूँ, तो मेरा अगर साइन मेरा कट हो जाता है, तो इसका मतलब थीटा का वैल्यू कितना है? π/4। देखो ना, 1/√2 मैच हो रहा है, तो 1/√2 तो sin 45 होता है। साइन अगर कट हो जाता है, तो थीटा का मतलब क्या होता है? थीटा का मतलब होता है π/4। अभी π/4 मतलब होता है 45 डिग्री। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला आपको, मेरा जो भी वैल्यू आएगा ना, मतलब π/4 है ना, π/4 मेरा अल्फा हो गया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलता? तो ये अल्फा हो गया मेरा π/4। ठीक है,
अल्फा पाई अपन 4 आ गया, तो मेरा कंडीशन क्या है प्रिंसिपल सोल्यूशन के लिए, मुझे मेरा कंडीशन ऐसा है जो भी वैल्यू आएगा ना वो वैल्यू मुझे क्या करो पता है क्या, वो वैल्यू मुझे 0 से लेकर 2 पाई के बीच में चाहिए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलता हूँ? तो ये आपका यहाँ पे दिया है 0 डिग्रीज और यहाँ पे दिया आपको 2 पाई, ठीक है। तो मुझे जो भी मेरा सोल्यूशन दिख रहा है ना, ये सोल्यूशन मुझे 0 to 2 पाई के बीच में होना चाहिए। तो 0 to 2 पाई के बीच में 45 आता है क्या, आता है, सही बात है। तो देखो ये जैसे कि सपोज ये 90 पकड़ लो, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे हम लोग को π/4 मिलेगा। तो ये अगर मेरा वैल्यू है π/4, मतलब अल्फा का वैल्यू क्या रहेगा, अल्फा का वैल्यू π/4 है। क्लियर है ये, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। अभी ये होने के बाद तो ये आपका क्लियर हो गया। तो सबसे पहले चीज़ कि आपको ये π/4 आया। π/4 कैसा है, π/4 आपका हो गया 0 से लेकर 2 पाई के बीच में, ठीक है, ठीक है। अभी इसके बाद जो नेक्स्ट दिया हुआ ना, अभी यहाँ पे हम लोग को क्या देखना है, मैंने एक अलाइड एंगल का फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है। अलाइड एंगल का फॉर्मूला क्या अप्लाई किया है कि जैसे कि ना मैं इसके ना मेनी सोल्यूशन निकाल रहा हूँ, सिर्फ सिंगल सोल्यूशन निकाल के मैं रुक नहीं रहा हूँ, इसके मेनी सोल्यूशंस आ रहे हैं। मेनी सोल्यूशंस मतलब यहाँ पे जैसे आपने पहला वाला निकाला था ना, पहला आपने क्या बोला कि सर मेरा π/4 आ गया, ठीक है, तो मैंने π/4 इज अ प्रिंसिपल सोल्यूशन मेरा मान लिया। अभी और कोई प्रिंसिपल सोल्यूशन आ रहा है क्या, तो मैं उसके लिए ट्राई कर रहा हूँ। तो अभी उसके लिए जब मैं ट्राई कर रहा हूँ, तो ट्राई करते टाइम यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अभी ऐसे कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो दिया हुआ है ना, तो मैं अलाइड एंगल का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। अलाइड एंगल का फॉर्मूला क्या अप्लाई कर रहा हूँ, साइन थीटा इक्वल टू साइन पाई माइनस थीटा। तो पाई माइनस थीटा दिया ना, तो पाई देखो जैसे हम लोगों ने इसके पहले भी सीखा हुआ है। तो पाई क्या होता है, पाई मतलब होता है, हम लोग बोलते हैं कि पाई होता है अच्छा, पाई और पाई 2 पाई अच्छा होता है। तो ये पाई माइनस थीटा, तो जैसे हम लोग को पता है, तो हम लोगों ने देखा है एक्स और वाई एक्सिस के बीच में। अभी जैसे कि मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे पाई माइनस ना, तो यहाँ पे आपका हो गया, यहाँ पे मेरा पाई का वैल्यू है, राइट। तो ये मेरा पाई है, तभी क्या बोलते हैं पाई माइनस थीटा। अगर पाई माइनस थीटा है, पाई माइनस थीटा मतलब कौन सा, यहाँ पे ये साइड में कहीं पे तो आएगा ये एंगल, ठीक है। तो ये मेरा एंगल हो गया। तो अभी ये जो मेरा पाई माइनस थीटा है, पाई माइनस थीटा मतलब क्या रहेगा, यहाँ पे माइनस मतलब यहाँ पे कुछ क्रिएट होगा, ठीक है। तो पाई माइनस थीटा है ना, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो पाई माइनस थीटा आ रहा है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे ऑल, यहाँ पे स्टूडेंट, यस मतलब एस और क्या रहेगा कोसेक। तो एस और सी से साइन और कोसेक ये पॉजिटिव रहते हैं। तो सेकंड वाले में तो साइन वाला पॉजिटिव है, तो साइन पाई माइनस क्या रहेगा, साइन पाई माइनस थीटा रहेगा, साइन थीटा, राइट है। तो मतलब साइन थीटा इक्वल टू साइन पाई माइनस थीटा, राइट है, बिकॉज ये अच्छा है। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया पाई माइनस थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू साइन पाई माइनस थीटा, ठीक है। ये होने के बाद अभी यहाँ पे जो दिख रहा है ना, जो लोग को ऐसा लग रहा है सर अच्छा बुरा क्या बोल रहे हैं, तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री 1 और 2 में कर चुके हैं। उसके लिए एक अलग वीडियो रहेगा, आप देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ, अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, ये साइन, अभी यहाँ पे जैसे मैंने थीटा का वैल्यू ना, थीटा का वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला था π/4, थीटा का आंसर π/4 आया था, तो मैंने यहाँ पे साइन थीटा π/4 लिख दिया। तो यहाँ पे देखो थीटा मतलब मेरा π/4 हो गया, सेम यहाँ पे साइन, ये पाई माइनस, तो ये थीटा का वैल्यू भी π/4 हो गया, तो यहाँ पे रहेगा पाई माइनस π/4। क्लियर है ये। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो पता चलेगा 4 इंटू पाई क्या होता है 4 पाई, 4 पाई माइनस पाई, 4 पाई माइनस पाई हो गया 3 पाई, तो ये हो गया 3 पाई अपॉन 4, तो आंसर हो गया 3 पाई अपॉन 4। 3 पाई अपॉन 4 आने के बाद ये 3 पाई अपॉन जो 4 है ना, ये क्या हो रहा है 3 पाई अपॉन 4 0 to 2 पाई के बीच में है क्या, हाँ है, सही है। तो अगर ये ऐसा है तो यहाँ पे क्या करेंगे 3 पाई अपॉन 4 इक्वल टू ये हो गया, तो ये 0 to 2 पाई के बीच में 3 पाई बाय 4 है। तो अभी ये भी बंदा हमारा आ रहा है, ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है, ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है। देयरफॉर ये क्या हो गया कि जो 3 पाई बाय 4 और जो मेरा पाई बाय 4 है ना, ये बोथ आर प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, ठीक है। तो ये दोनों ही प्रिंसिपल सॉल्यूशंस है किसके, साइन थीटा इक्वल्स टू 1/√2 के। क्लियर है ये। इसी तरीके से हम लोग ने प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाला है, समझो सबको। आगे के प्रॉब्लम भी ऐसे ही करने हैं, कुछ भी गड़बड़ बिल्कुल भी नहीं करना है। क्लियर है सबको। तो इस तरीके से मैंने दोनों भी सॉल्यूशंस निकाल दिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला जो प्रॉब्लम दिया गया है, नेक्स्ट वाले प्रॉब्लम में अभी हम लोग को कॉन्सेप्ट जो दिया गया है, नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट हम लोग को दिया है जनरल सॉल्यूशंस, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ज़्यादा मैं आपको कंफ्यूज नहीं करता हूँ। प्रिंसिपल सॉल्यूशन अगर हम लोग ने सॉल्व किया तो पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशंस के मैं न्यूमेरिकल्स करा लेता हूँ, फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग जनरल सॉल्यूशंस पे आ जाते हैं, ठीक है। सो वो आपके लिए भी ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, ठीक है। तो जनरल सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट हम लोग क्या करेंगे, उसके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस के न्यूमेरिकल्स करने के बाद करेंगे। तो अभी यहाँ पे मैंने ना कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए हुए हैं। यहाँ पे मैंने दिया एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन लिया हुआ डायरेक्ट, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी आपको सॉल्व एग्जांपल करा ना, उसी के ऊपर डिपेंड ना ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए। क्वेश्चन नंबर 1 में 4 है, क्वेश्चन नंबर 2 में 3 क्वेश्चन है, और ये टोटल 7 क्वेश्चन आपके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस के कॉन्सेप्ट के ऊपर है, ठीक है। तो उसी को हम लोग को सॉल्व करना है। तो पहले दिया हुआ है कि फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है। तो पहला वाला सम दिया हुआ है साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2। अभी 1/2 दिया है सॉल्व करने के लिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे cos थीटा इक्वल्स टू 1/2। कॉस के टेबल में 1/2 कब आता है, कॉस के टेबल में 1/2 जब आता है जब cos 60 आता है। तभी यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, cos 60 इक्वल्स टू cos थीटा इक्वल्स टू मैंने ले लिया cos 60 डिग्री, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, cos के टेबल में 60 कब आता है,
तो कॉस का टेबल में 60 का पता है पाई बाय 3 पे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉस थीटा इक्वल्स टू यहाँ पे कॉस 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब हो गया पाई बाय 3, पता है ना ये सबको, ठीक है। ये होने के बाद देखो जैसे अभी दोस्तों हम लोग को सबको पता है कि यहाँ पे अगर सपोज मैं यहाँ पे ये कॉस कॉस कट कर दूँ तो मेरे पास थीटा इक्वल्स टू कितना बचेगा, थीटा इक्वल्स टू बचेगा पाई बाय 3, क्लियर है ये, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 3 बचेगा। अभी देखो जो पाई बाय 3 का वैल्यू है, पाई बाय 3 0 से बड़ा है और 2 पाई से छोटा है, तो अगर ये 0 से बड़ा है तो और 2 पाई से छोटा है, मतलब ये हो गया मेरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन जैसे हम लोगों ने अभी देखा है, ठीक है। देन फिर मुझे पता जैसे उसका मैं और एक सॉल्यूशन निकालने जा रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे दिया cos थीटा, cos थीटा इक्वल्स टू क्या दिया यहाँ पे 2 पाई माइनस पाई बाय 3। अभी आप बोलोगे सर आया कैसे, जैसे हम लोग को पता है कि जो cos का वैल्यू है ना, cos वाला वैल्यू और कहाँ पे पॉजिटिव होता है, पहले हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है, गड़बड़ मत करना कुछ भी, ठीक है। जैसे अभी देखो जैसे कि ये हो गया, अभी यहाँ पे हम लोग ने सीखा है, तो अभी जैसे कि मुझे ये पता है कि ये वाला जो वैल्यू दिया ना जैसे कि पाई बाय 3 है, तो अभी मुझे पता है कि cos 60, cos वाला टेबल है ना, cos वाला बंदा कहाँ पे पॉजिटिव होता है, cos वाला बंदा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो मैं क्या करता हूँ, फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर ये पॉजिटिव रहेगा तो मैं इसका ना एक जैसे कि सपोज मैं यहाँ पे ये पोजीशन पे सपोज अभी ये यहाँ पे अगर पॉजिटिव है तो सपोज ये एक हो गया कि ये यहाँ पे, तो अभी जैसे कि मैं यहाँ पे ऐसे कंसिडर कर लूँ कि ये मैंने एंगल बनाया हुआ है, ठीक है, तो ये एंगल मेरा थीटा डिग्रीज है। तो अभी जैसे हम लोग को पता है कि कॉस वाला पर्सन कहाँ पे कॉस वाला पर्सन एक तो पहले वाले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है या फिर वो चौथे वाले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, बराबर ना। ये फोर्थ वाला मेरा क्वाड्रेंट एक तो पहले वाले में पॉजिटिव है, चौथे में पॉजिटिव है, बाकी सब दोनों जगह पे वो निगेटिव है। तो अगर मुझे यहाँ पे कॉस का वैल्यू अगर पॉजिटिव दिया है, यहाँ पे मुझे पॉजिटिव ही मेंटेन करना है, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, वो जो एंगल है ना, वो एक तो एंगल क्या करो पता है क्या, 0 प्लस वो ले लो या फिर क्या करो 2 पाई माइनस कर लो। तो मैंने क्या कर लिया, मैंने 2 पाई माइनस चूज किया क्योंकि ये ऑलरेडी 0 प्लस था, बराबर ना, ये पाई बाय 3 मतलब 0 प्लस पाई बाय 3 था ना, तो मैंने दूसरा चूज कर लिया उसका सोल्यूशन निकालने के लिए, तो मैंने यहाँ पे ले लिया 2 पाई, तो ये आपका 2 पाई माइनस एंगल आ गया। तो 2 पाई माइनस मेरा जो भी एंगल दिया है ना पाई बाय 3, तो मैंने क्या कर दिया, ये 2 पाई माइनस पाई बाय 3 ले लिया, क्लियर है ये, क्यों नहीं, बस इसको सॉल्व कर देना है। 3 2 होता है 6, 6 पाई माइनस पाई, 6 पाई माइनस पाई क्या होता है 5 पाई, 5 पाई बाय 3, तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया 5 पाई बाय 3, क्लियर है ये। तो ये हो गया मेरा जो 5 पाई बाय 3, इसको भी अगर आप सॉल्व करोगे तो 5 पाई बाय 3 भी आपका 0 और 2 पाई के बीच में लाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व करके देखो डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करके आपको पता चल जाएगा कि वो भी उसके अंदर लाई हो रहा है। तो अभी जैसे कि ये मेरा एक पहला सोल्यूशन मुझे मिल रहा है पाई बाय 3, दूसरा वाला सोल्यूशन मुझे वो दे रहा है 5 पाई बाय 3, दोनों भी मेरे 0 to 2 पाई के बीच में लाई कर है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस तो थे, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के सॉल्यूशन तो थे ही थे, बट उसके साथ साथ वो क्या हो गए, उसके साथ साथ वो हमारे अभी क्या हो गया प्रिंसिपल सॉल्यूशंस भी बन गए, क्लियर है ये, ठीक है। सो बहुत ही सिंपल है अगर हम लोग करने के लिए जाते हैं तो, और ऐसा क्वेश्चन ना हम लोग को एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए आ सकते हैं, ठीक है। सो कुछ भी गड़बड़ करना नहीं है, बहुत सिंपली ध्यान देना है, सो आसान रहेगा, समझा सबको, ठीक है। तो इस तरीके से ये है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट जो दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 में देखो क्या बोलता है, एग्जाम्पल नंबर 2 में बोलता है कि सेक थीटा इक्वल्स टू 2/√3 है, ठीक है। मैं जानबूझ के ये वाला लाइन कैरी करो क्योंकि कभी भी कौन से क्वार्टर में आना है आपको समझे, इसलिए ज़्यादा बेटर है, ठीक है। सेक थीटा का वैल्यू दिया 2/√3, ठीक है। अगर 2/√3 अगर हम लोग देखते हैं तो सेक में क्या हो रहा है पता है क्या, सेक हो रहा है ये आपका 30 डिग्रीज पे आ रहा है, ठीक है। तो 30 डिग्रीज पे 2/√3 होता है, ठीक है। अगर ये देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हम लोग को, तो यहाँ पे जो इसका वैल्यू है, ठीक है, जैसे कि cos 30 का वैल्यू √3/2 था, तो sec 30 का वैल्यू उल्टा होना चाहिए 2/√3, तो इसलिए देखो अभी यहाँ पे दिया है, तो आपका ना 2/√3 टेबल में कभी भी कब आता है जब आपका sec 30 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने sec 30 पकड़ लिया, sec 30 पकड़ने का 30 मतलब क्या होता है पाई बाय 6, तो हो गया sec पाई बाय 6, sec पाई बाय 6 आने के बाद देखो यहाँ पे sec थीटा इक्वल टू sec पाई बाय 6, दोनों साइड में sec कट हो गया, तो थीटा का वैल्यू कितना हुआ पाई बाय 6 हो गया, क्लियर है ये होने के बाद अभी मुझे एक बात बताओ, जो sec वाला वैल्यू है, sec वाला वैल्यू कहाँ पे पॉजिटिव होता है, राइट, सेक वाला वैल्यू पॉजिटिव भी फोर्थ क्वाड्रेंट में ही होता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ही बंदा आ रहा है तो फिर और क्या चाहिए, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी जो दिया है यहाँ पे मैंने फोर्थ क्वाड्रेंट में अगेन ड्रॉ कर लिया। अगेन ड्रॉ करने के बाद अभी आप क्या बोलते हो कि सर अभी मुझे क्या चाहिए, इसका जो दिया ना ये कौन से क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर मेरा कोई भी वहाँ पे अगर वैल्यू आ रहा है, ये वैल्यू मुझे यहाँ पे अगर मेरा थीटा वैल्यू आ रहा है, तो ये थीटा वैल्यू तो ऑब्वियसली फोर्थ क्वाड्रेंट में, अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में तो ये 2 पाई माइनस रहेगा, तो जो भी मेरा पाई बाय 6 का जो वैल्यू है ना, तो ये पाई बाय 6 का वैल्यू हमेशा 2 पाई माइनस पाई बाय 6 रहेगा, ठीक है। तो ये 2 पाई माइनस पाई बाय 6 रहेगा, तो ये मतलब अभी यहाँ पे ध्यान दो, अभी यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि अभी ये 2 पाई माइनस पाई बाय 6 आपको दिख रहा है, तो 2 पाई माइनस पाई बाय 6 अगर दिख रहा है, इसको सॉल्व करो तो ये क्या होता है 6 2 जा, तो ये क्या रहेगा आपका 6 2 जा आ जाएगा, 6 2 जा होता है 12, ठीक है, 6 2 जा हो गया 12, 12 माइनस 11 कितना होता है, 12 माइनस 1 कितना होता है 11, फिर वो ये आ गया 11 पाई बाय 6, क्लियर है ये।
तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको 11 पाई बाय 6 कर लिया। इसका मतलब अगर दोनों साइड का मैं 6 से कट कर देता तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया 11 पाई बाय 6। तो मेरा यहाँ पे जो थीटा का वैल्यू था, थीटा का वैल्यू लाइज बिटवीन 0 एंड 2 पाई, तो पाई बाय 6 जो मेरा आंसर आया था 30 वो 0 to 2 पाई के बीच में आता है। और यहाँ पे 11 पाई बाय 6 है, ये भी हमारा 0 to 2 पाई के बीच में, ये भी 0 to 2 पाई और ये भी 0 to 2 पाई के बीच में अगर आ रहा है तो दीज आर द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। देयरफॉर पाई बाय 6 एंड 11 पाई बाय 6 आर दी प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। क्लियर है ये, ठीक है। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट उसके बाद दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी वैसे ही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया हुआ है ना, मैं 3 वाला भी करता हूँ, 4 वाला आपको होमवर्क के लिए रखता हूँ क्योंकि आप भी करनी चाहिए, ठीक है। तो अभी जो भी दिया है ना, नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाला दिया है cot थीटा इक्वल्स टू √3 दिया हुआ है। अभी कॉट के टेबल में √3 कब आता है, तो कॉट के टेबल में √3 आता है 30 डिग्रीज पे। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, cot थीटा इक्वल्स टू मैंने ले लिया cot 30 लेने के बाद देखो अभी cot 30 मतलब अभी यहाँ पे जो दिख रहा है मुझे, तो जो मेरा 30 मतलब क्या होता है पाई बाय 6, पाई मतलब 180 अपॉन 6 होता है 30 डिग्रीज। तो ये हो गया मेरा cot 30, ये हो गया पाई बाय 6। अभी कॉट के टेबल में पाई बाय 6 कब आता है, वो आता है पाई प्लस पाई बाय 6 के साथ, बराबर ना। देखो ना, कभी थोड़ा सा सोचो आप कि जैसे कि ये कौन सा वाला क्वाड्रेंट है, अभी ये पाई बाय 6 है, अभी यहाँ पे आपको जो चाहिए तो कॉट वाला जो बंदा है, कॉट वाला बंदा कभी कभी पॉजिटिव होता है, मुझे बता दो वो वाला कब कब आपको पॉजिटिव मिलेगा, तो आपको मिलेगा देखो जैसे कि सपोज ये हो गया, मैंने एक वाई एक्सिस ले लो, ये मेरा एक्स एक्सिस ले लो, आपको क्या चाहिए, आपको वो चाहिए 30 डिग्री जो दिया ना, वो आपको कौन सा चाहिए, पाई प्लस पाई बाय 6, सॉरी वो छोड़ो, 30 डिग्री जो चाहिए, 30 डिग्रीज कहाँ पे पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे हम लोग पहले वाले में देखते हैं, पहले वाले में रहता है ऑल, सेकंड वाले में क्या रहता है साइन एंड कोसेक, उसके बाद क्या होता है टैन और क्वार्टर, राइट। मतलब ये वाला बंदा है ना, ये वाला बंदा कौन सा रहेगा, थर्ड वाले क्वाड्रेंट में आपको पॉजिटिव मिलेगा। तो अगर ये थर्ड वाले में अगर मुझे पॉजिटिव मिलता है तो थर्ड वाला पॉजिटिव अगर मुझे मतलब थर्ड वाले मतलब वो पहले वाले में रहेगा और थर्ड वाले में रहेगा। ऑलरेडी 30 डिग्री जो आपने लिया ये पहले वाले में कवर हो गया। अभी मुझे क्या चाहिए, अभी ये एक तो यहाँ पे पॉजिटिव है, एक तो यहाँ पे आएगा, नहीं तो ये इसमें आएगा। तो अभी मुझे तो ऑब्वियसली ये वाला कवर हो गया फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट, तो अभी मुझे यही बचा है, तो मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए अभी यहाँ से ड्रॉ करने के बाद मुझे पास कौन सा पड़ रहा है, मुझे पाई पास पड़ रहा है या 2 पाई पास पड़ रहा है, तो मुझे पाई पास पड़ रहा है। तो मुझे अगर पाई पास पड़ रहा है तो मतलब ये वाला मेरा कुछ एंगल क्रिएट होगा, तो ये हो गया मेरा थीटा। बट यहाँ पे मुझे पास में क्या पड़ रहा है, पास में मुझे पड़ रहा है पाई, देयरफॉर यहाँ पे आएगा पाई। तो आपको जो भी वैल्यू है पाई प्लस थीटा हो गया, देयरफॉर आपका यहाँ पे जो आंसर आएगा पाई प्लस थीटा रहेगा। बट थीटा का वैल्यू मतलब पाई प्लस क्या है, पाई बाय 6, देयरफॉर ये थीटा ना आपका पाई बाय 6 हो जाएगा। लॉजिक समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, प्लीज थोड़ा सा ध्यान देना। मुझे यहाँ पे जो आंसर आ रहा है मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा सकता हूँ, एक तो फर्स्ट वाले में जाओ या फोर्थ वाले में जाओ। फर्स्ट वाला ऑलरेडी यूज हो गया बिकॉज cot 30 मतलब 0 + 30, तो यहाँ से ये 0 के साथ साथ 0 + 30 उसने यूज कर लिया। तो मेरे को ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, निगेटिव तो मेरा एंगल है नहीं, यहाँ पे अगर निगेटिव रहता ना माइनस तो मैं सोच सकता था, बट अभी दोनों भी पॉजिटिव था, दोनों भी पॉजिटिव, तो मैं क्या करूँगा फर्स्ट और थर्ड के बारे में सोचने वाला हूँ। तो उसमें से क्या हो रहा है कि अगर मैं थर्ड का सोच रहा हूँ तो थर्ड में मुझे पाई पास या 2 पाई पास है, तो मुझे पाई पास है तो मैंने क्या कर लिया पाई प्लस ले लिया। तो पाई प्लस पाई बाय 6 हो गया। इसको सॉल्व करो, 6 × पाई होता है 6 पाई, 6 पाई प्लस पाई होता है 7 पाई, 7 पाई अपॉन 6 हो गया। बस दोनों साइड का कॉट कॉट कट कर दो, कॉट कॉट कट कर जाते हो तो आपको क्या मिलने वाला है, कॉट कट हो जाता है तो आपको मिलेगा 7 पाई बाय 6। क्लियर है। तो आपका जो भी ये वैल्यू है ना पाई बाय 6, ये वैल्यू आपका जो पाई बाय 6 आपको दिख रहा है, ये वैल्यू आपका ना 0 to 2 पाई के बीच में, और जो आपको जो दूसरा वैल्यू दिख रहा है ना थीटा इक्वल टू 7 पाई बाय 6, ये भी आपका क्या हो रहा है, ये भी आपका 0 to 2 पाई के बीच में। तो मतलब ना ये जो पाई बाय 6 और ये 7 पाई बाय 6 आया ना, ये दोनों भी आपके क्या हो गए, ये दोनों भी आपके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस हो गए। क्लियर है सबको, ठीक है। बहुत ही ईजी टास्क है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, बहुत सिंपल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ना जो हम लोग को नेक्स्ट दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया क्वेश्चन नंबर 4, ये आपको खुद को ट्राई करना है, ठीक है। कॉट थीटा का वैल्यू खुद से ट्राई करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हैं, सॉल्व करो। बाकी का मैं नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 2 कवर करता हूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू।